तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो कि हमारा 19 की फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 75 है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। मान लो संख्या अब हो गई 6, क्योंकि एक संख्या हटाने की बात कर रहा है, लेकिन औसत सेम रहता है यानी कि 75। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 7 पंजे 35 का 5, 7 सत्तू सत्तू 49 और 7 ये हो जाएगा 52। ठीक है, अब ये 5 छः 23 और 3 7 छः 42, 42 और 3 45। ठीक है, अब बस इसमें से इसे माइनस करना, ये 5, 6 में से 5 गए तो 7, यानी कि वो संख्या आ जाएगी 75। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका आपको कर्ण और आधार दे रखा है। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है आपको 104, आधार कितना दिया है 40। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे। ठीक है, लंब जब निकल के आएगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, है ना। तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना खुद से ही। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ नहीं है, वो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लंब निकल आएगा हमारा, और वही जो है इस फॉर्मूले में फिट कर देना है। ऊंचाई आधार हमें दे रखा है ये 40, ऊंचाई की जगह हमारा लंब आ जाएगा, और फिर आंसर सॉल्व, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कि दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ा के कितनी कर दी जाती है 40। 36 से बढ़ा के 40 कर दी तो कितने की वृद्धि हुई 4 की। कितने पे हुई है 36 पे, तो गुणा 100। ये इससे कितनी बार 9 बार, और 9 से ये 100, 11.11%। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, समांतर चतुर्भुज का तल की ऊंचाई का 3 गुना है। मतलब तल मतलब उसका आधार। ठीक है, तो जो उसका आधार है वो उसकी ऊंचाई का कितना है 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ये 1 है तो ये है 3, इसको x मान लो, इसे भी यहाँ पे x। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है ये, तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका मल्टीप्लाई, तो ये 3x² और बराबर ये कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ये। ठीक है, यहाँ से 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, और फिर 3 एकम 3, अरे सॉरी यार 3 3 9। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x² की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर होता है 19 का। ठीक है, 361। तो यहाँ से 19 के गुणा कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 57, और इसमें 19 के गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई पूछा था, आधार कितना आ गया 57 और ऊंचाई 19। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल पूछा है। ठीक है, ये नंबर कह रहा है कि ये अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, तो नंबर क्या है 6 8 3 9 4 2 4। ठीक है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो या तो इसको पूरे को जोड़ लो, सभी नंबर्स को जोड़ के देख लो, जो संख्या है उसको 9 से डिवाइड कर लो, या फिर ऐसे जैसे 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा, ये हटाओ। ठीक है, और जैसे 6 और 3 9, ये हट जाएगा यहाँ से, 4 और 4 8 हो जाएंगे, और ये 8 है, और ये 8 और 8 16, 17 18, ये सारे के सारे कितने हो गए 18, ये भी 9 से कट जाएंगे। तो यहाँ से शेषफल बताओ क्या आया, जब पूरी संख्या 9 से कट गई तो शेषफल हमारा 0 आया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक दुकानदार इतने रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, इतने रुपए में बेच देता है, यानी कि CP कितना है इसका 785, SP कितना दे रखा है 942। तो यहाँ से आपको बताना है लाभ। देखो, कोई वस्तु उसने खरीदी 775 में, अब उसको 942 में बेच दिया, तो उसको लाभ ही हुआ है ना। अब इसको सॉल्व आपको करना है और आंसर भी आपको ही बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखो, यदि एक सम्मेलन
कक्ष का आयतन दे रखा है ये है, और तल का क्षेत्रफल दे रखा है 99, तो कमरे की ऊंचाई हमसे पूछी है कि क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका HW। ठीक है, और बाकी जो मैंने दे दिए हैं वो तो हिंट है, वो आप लोग सॉल्व कर लोगे, पर ये आपका HW रहेगा प्रॉपर, और इसका आंसर भी आप लोगों को भेजना है, कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व सिंपल ही है, वर्ड मार्क से हो जाएगा। 15 से इसको काटेंगे हम तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 चौका 60, 6 बचेगा। ठीक है, 15 चौका 60, 14 से काटेंगे 14 एकम 14, ठीक है, और 7 बचेगा, 14 पंजे 70। ठीक है, अब बात देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 14, देखो 14 गुणा 14 और प्लस का 14, ये ऊपर बचा। नीचे क्या बचा, 15 माइनस 1। अब यहाँ से भी हम 14 कॉमन ले लेंगे तो 14 प्लस 1, ठीक है, और नीचे 15 में से घटाएंगे तो 14, 14 से 14 कट जाएगा, 14 और 1 15। ठीक है, तो ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। अब अगर आप लोग मतलब सारी वीडियो देखी होंगी, जैसे 17, 18 और ये 19 की है, तो आप लोग देखेंगे कि ये सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न है कि कॉमन हमें लेना ही है, और नीचे एक ऐसा नंबर आएगा जिससे ये दोनों कट जाएंगे, बस नंबर डिजिट चेंज हो रही है, बाकी पैटर्न एकदम सेम है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है कि इसमें बहुत हार्ड पूछ लिया हो या उसमें बहुत सिंपल, बिल्कुल सेम सा ही लॉजिक वो पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये देखिए एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, इसमें से सुनील ने 34 चॉकलेट खा सकता है। ठीक है, इसमें से गैलेक्सी चॉकलेट का नाम है, खा सकता है। तो बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत बताना है। पहले कितनी थी, 40, जिसमें से उसने 34 खा ली। ठीक है, अब शेष बची कितनी, अब उसके पास बची हैं 6। ठीक है, स्टार्टिंग में टोटल कितनी थी, 40। ठीक है, तो गुणा 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, और ये 2 से 3 बार, तो बचा क्या, 3 गुणा 5 यानी कि 15% बची हैं। ठीक है, शेष पूछा था ना, तो शेष टोटल उसके पास, ये टोटल है, टोटल चॉकलेट थी जिसमें से इतनी उसने खा ली, अब बची हैं सिर्फ उसके पास शेष जो बची हैं चॉकलेट वो 6 हैं, तो बटे में नीचे टोटल रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है इतना। देखो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 18 में देख लेना, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब इसमें देख लेना 19 में। तो राशि ज्ञात करनी है, मैंने बताया था कि CI और SI के लिए, SI देखो एक मिनट, अगर आपसे 2 वर्ष के लिए, ठीक है, CI माइनस SI के अंतर जब पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये 2 साल के लिए होता है, याद रखना। ठीक है, अब लगाओ इसी को, तो CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 523। ठीक है, P हमें निकालना है, R कितना दे रखा है, 10, ये R की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो R स्क्वायर है यानी कि 10 गुणा 10, ठीक है, बटे में नीचे 100 है और उसका भी स्क्वायर है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब यहाँ 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा 5300, और ये P इसने हमसे पूछा था धनराशि, तो ऑप्शन A इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को इतने की दर से बेचता है, उस पर 12% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, 12% की फ्रैक्शन 3/25। ठीक है, ये क्या है, CP, और इस पे ये क्या कमा रहा है, लाभ, तो SP कितना हो जाएगा, 25, 26, SP हो जाएगा 28। ये हमारा CP और SP 25 में 3 जोड़ देंगे तो ये 28। ठीक है, क्योंकि कि वो कह रहा है कि लाभ कमा रहा है, जब लाभ कमाने की बात होती है तो जोड़ते हैं ना, तो हो जाएगा SP इसने हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा था, SP, यहाँ SP हमारा 28 आया और इसने दे रखा है 336, तो देखो 28 एकम 28। ठीक है, और ये 28 दूनी, ठीक है, यानी कि 12 बार कटेगा इससे। अब इसने हमसे लागत मूल्य, याद रखना लागत मूल्य, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। ठीक है,
लागत मूल्य जो होता है ना वो CPI होता है, ठीक है, ये CPI होता है। तो इसमें गुणा करेंगे 12 से, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल कितनी दे रखी है आपको? 27, ठीक है। दूरी इसने हमसे पूछी है, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी इसने हमसे पूछी है d, और टाइम आपको दे रखा है कितना? 8 सेकंड। तो बस कुछ नहीं है, नीचे 1 मारो और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 8 7 56 यानी कि 6, और 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये आ जाएगा डी, ठीक है। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 216। आगे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुल व्यय 100% बराबर दे रखा है 45,000, ठीक है। शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़नी चाहिए? किसकी बात कर रहा है? शैक्षणिक शुल्क में, ठीक है। ताकि यह किराया, आर और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि के बराबर हो। तो पहली बात तो एक आर घर खर्च और एजुकेशन शुल्क, ठीक है, यानी कि एजुकेशन फीस हमें ये पता होना चाहिए। इसमें दिया क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट, फूड, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, हाउस होल्ड और एजुकेशन और रेंट, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए? देखो एक तो एजुकेशन यानी कि ई कितना है? 19%, ठीक है। और आर कितना दे रखा है? 14, और इसमें क्या? घर खर्च यानी कि होम का ऐड करा रहा था, यानी कि 17%, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, पहले तो इसको देखो। ये कह रहा है कि शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़नी चाहिए। शैक्षणिक शुल्क अभी हमारा 19 है, ताकि यह किराया और घर खर्च मिला के इन पर किए गए व्यय के बराबर हो जाए। तो ये देखो ये कितना हो गया, यहाँ से 7 और 3 10 यानी कि 11, और एक ये हो गया 31, ठीक है। और अभी ये कितना दे रखा है? शैक्षणिक शुल्क सिर्फ 19 दे रखा है। ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो 31 में से 19 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12, ठीक है। यहाँ पे 31 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12, मतलब हमें 12% और चाहिए, तब ये दोनों चीज जो है हमारी बराबर होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको 100% दे रखा है, कितने के बराबर? 45,000 है, हाँ 45,000, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 450। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 1% की वैल्यू 450, मतलब ये आपका खर्च ही है। अब हमसे तो सिर्फ इसने ये पूछा है कि व्यय राशि के बराबर हो जाए, कि सॉरी ये कह रहा है ना कि किराया और खर्च को मिलाकर इन पर किया गया व्यय राशि के बराबर हो जाए, शैक्षणिक शुल्क, ठीक है। मतलब इन दोनों का सीधी बात ये है कि कंपैरिजन करा रहा है शैक्षणिक शुल्क, और ये इन दोनों को ऐड करने की कह रहा है आर प्लस एच को, ठीक है। और ये एजुकेशन ई, यहाँ से वो कंपैरिजन करा रहा है, और ये कह रहा है कि इसमें अभी कितना और जोड़े हम। तो जो जोड़ना है ना वो हमारा 12% है, तो इस 12% की उसने वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये आर आपको पता ही है कितना दे रखा है? ये 14 दे रखा है। एच आपको पता है 17 दे रखा है। ई कितना दे रखा है? 19। अब यहाँ उसने पूछ लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 31, ये 19, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। 31 में से 19 जब जाएगा तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी, इसको x मान लो, अभी मानना हो तो ये आ जाएगी 12%। तो बस इस 12% की वैल्यू निकलवाइए। तो 12 में गुणा कर दोगे आप 450 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 12 पंजे 60 यानी कि 6, और 12 चौक 48, 48 और 6 54, तो ये आ जाएगा हमारा 5400, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम अगर आप देखोगे ना 18 की फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम ऐसा ही ग्राफ दे रखा है, सेम DI दे रखा है, कोई चेंज नहीं था, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से 12 द्वारा विभाज्य है? तो 12 का रूल क्या होता है? 4 गुणा 3, 4 दिए 12, या तो 4 का देख लो या 3 का देख लो। तो 4 का क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो देखो सभी में हो रही हैं लास्ट की। अब हमें 3 का भी देखना पड़ेगा। 3 का शायद ये होता है कि टोटल मिला के, टोटल ऐड करके नंबर्स को वो 3 से डिवाइड हो, जैसे 3 + 4 + 2 + 6 + 8 + 4, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 6
तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 2 20 और 4 24 और ये 27। अब ये 27 बताओ 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। 3 नाम 27 पूरा डिवाइड है। तो ये संख्या देखो हमारी लास्ट के 2 डिजिट जो वो 4 से डिवाइड है और पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बाकी आप ऐसे ही सबको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आगे वाला। एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह अपने सामान्य समय से 33 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यदि लिया गया समय, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। तो पहले स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दी है 6 से 5। जब डी कांस्टेंट हो यानी कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो टाइम जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 5/6। अब कितने की देरी हुई है यहाँ पे? तो वो हुई है 1 की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वो 13 मिनट लेट, वो 33 मिनट की देरी हुई है। तो हमसे समय पूछा है, सामान्य समय, ठीक है। तो सामान्य समय है ये हमारा, ठीक है। तो मतलब सामान्य ये था, ठीक है। तो इसमें बस गुणा करनी है आपको 33 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 165 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन से ऐसे 18-17 में पूछा है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि यदि मूलधन है, मतलब यदि मूलधन 26,000 है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल राशि, यानी कि इसने पूछा है हमसे अमाउंट। तो ठीक है, 1/, पहले तो 10% की फ्रैक्शन क्या है? 1/10, ठीक है। अब 10 से 11 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है? 11। ये क्या है हमारा P और ये क्या होता है हमारा अमाउंट। और 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, ठीक है। इसने 2600 1000 की 26,000 1000 की वैल्यू दे दी है, क्योंकि ये क्या है? मूलधन, और प्रिंसिपल भी क्या होता है? मूलधन, ठीक है। तो ये 26,000 दे रखी है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 26, ठीक है। अब बस इसमें 26 से गुणा करना है आपको। तो लास्ट में देखो सभी के ही यूनिट डिजिट 6 है, तो ये तो आएगा ही, मतलब गुणा करने के बाद आपका यही आ जाएगा, ठीक है। 34606, ठीक है, क्योंकि इसने अमाउंट ही पूछा था। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से इसको हटा दूँ अभी, ठीक है। यहाँ से देख लेना, यहाँ से 1 की वैल्यू जो है ना वो 26 आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें 26 का इंटू करना है। एक्स और वायु की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी कि इनकी एज, इसका रेशियो दे रखा है 9:10। उनका कुल योग दे रखा है, योग कितना हो जाएगा? 19, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 133, ठीक है। तो ये 33, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उनकी आयु के बीच का अंतर, तो बताओ अंतर कितने का है? 9 से 10 हुई है, 1 का ही अंतर है, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। इसमें गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बी सी का दोगुना कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है वो सी का 2 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है? 2। ए बी का 3 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है? 3 गुना। यदि दोनों को मिलाकर इतना वेतन भुगतान किया जाता है तो ए के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला वेतन कितना है? तो यहाँ से देखो हम ए बी और सी तीनों को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है हमारा बी, ठीक है। तो पहले ए बी का कितना दे रखा है? 3:1। बी सी का कितना दे रखा है? 2:1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 2, ठीक है। ओवरऑल ये कितना? 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है। ये आ गया। अब टोटल का दे रखा है, टोटल में इतना दे रखा है, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, टोटल हो जाएगा 9। इस 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 94248। अब इस 9 से इसको काटो, 9 एकम 9, ना जाने का 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। ये दे रखा है 42। तो ये 6 बचा
और 9 7 63 यानी कि 7 और ये 1 बचा 9 दूनी 18। तो ये आ गई 1 की वैल्यू। कितने की वैल्यू आई है? ये आई है हमारी 1 की वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा किसका था? ए का पूछा था। ए कहाँ है? ये गया। तो 6 में गुणा कर देंगे हम। 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 10472। अब गुणा करने के बाद देख लो, 6 दूनी 12 और 1 6 7 42 और 1 43 यानी कि 4, 6 चौक 24 और 4 28 यानी कि 2। जीरो में 6 का गुणा हुआ तो ये तो यहाँ 2 ही आएगा और 6 एकम 6 आएगा। 62832। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि किराया, शैक्षणिक शुल्क, यातायात को मिलाकर इन पर व्यय की गई राशि ज्ञात करनी है। तो किराया कितना है हमारा? रेंट, यानी कि रेंट दे रखा है। एक तो आर प्लस ई प्लस टी, इन तीनों को मिला के आर दे रखा है 14, ई हमारा पता ही था, हमने अभी लिया था, यूज किया था 19, और टी कितना दे रखा है? टी दे रखा है 15। ठीक है, अब इनको ऐड करके देखना है कितना आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने जो हमारा 100% दे रखा है वो किसके इक्वल था? वो था 45,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी आ रही थी? वो आ रही थी 450। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में पहले से ही कि 45,000 बराबर, सॉरी 100% बराबर है 45,000। ये कुल व्यय है आपका। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी उसमें इसका गुणा करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 30 और ये 39 40 और ये हो गया 48%। ठीक है, अब इसमें 1% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली ली थी, तो 48 गुणा कितना कर देंगे हम? 450। तो देखो जीरो तो आना ही है, ऑप्शन से देखते हैं आंसर। तो जीरो तो है, और ये 8 5 40 आएगा तो एक और जीरो आएगा। ठीक है, और ये 4, तो यहाँ से ये 216 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके और देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है विजय ने इतने रुपए में निवेश किया, 2 वर्ष बाद उसे इतने रुपए प्राप्त हुए, तो साधारण ब्याज पर निवेश, तो यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज दर बतानी है हमें, मतलब सिंपल सी बात है कि रेट बताना है आर। ठीक है, अब देखो इतने रुपए का निवेश किया, यहाँ से प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? प्रिंसिपल दे रखा है 4,350। अमाउंट कितना दे रखा है? 2 वर्ष बाद कितना हो गया? टाइम तो पता ही चल गया कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 5,220। अब यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा उसे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है? ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो देखो 2,220 था ये यहाँ से। ठीक है, तो ये 0 और 12 में से 6 गए तो 7, यहाँ कितना रह गया? 1, 11 11 में से 3 गए तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये हमारा जो ऐसा ही आया है, ये आया है ऐसा ही। ठीक है, अरे ऐसा ही कि ऐसा ही हमारा 870 है कि ब्याज जो हमें 2 साल में मिला है, उसने 2 साल के लिए जो 3,450 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 4,350 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, बैंक में लेके गया और 2 साल बाद जाके उसने देखा कि मेरे पैसे हो जाते हैं 5,220। तो इसमें से 5,220 में से आप 4,350 माइनस करेंगे तो 870 आया। ये 870 आपको 2 साल में क्या मिला है? ब्याज। अब यहाँ से आपको रेट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट का फॉर्मूला होता है आर बराबर यहाँ पे SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी यानी कि टाइम। तो देखो SI कितना निकल के आया? 870 गुणा 100, P कितना है आपका? 4350 इंटू टाइम कितना है? 2, यानी कि 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये कितनी बार? 50 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 10 बार, और 5 से ये 5 8 40, 3 बचा, और ये 7 बार। यहाँ से ये कट जाएगा, अब बचा क्या? 10%। तो रेट कितना आया? 10%। ठीक है, अब ये देखिए, मतलब एक अच्छी बात ये है कि क्वेश्चंस तो सेम है ही है, मतलब डिजिट चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे हैं भाई, बिल्कुल सेम टू सेम दे रखे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें SI में आर पूछ लिया हो, ठीक है, रेट पूछ लिया है,
और आगे आपको हार्ड करके दे दे सवाल कि आपसे हो ही ना, इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। आप 17 की शिफ्ट कर लेना फर्स्ट है, 18 की कर लेना फर्स्ट, जबकि मैंने तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट कराई है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा करा दिया हो। ये 19 की फर्स्ट शिफ्ट चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि शायद इस बार चेंजिंग मिले, या फिर ऐसा हो कि फर्स्ट पेपर हमारा मतलब हो जाए किसी का, तो मतलब स्टूडेंट्स का जैसे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो 2 को पैटर्न रहेगा ना वही लास्ट तक फॉलो होगा, बात ये है, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको कि बाद में हार्ड हो जाएगा या पता नहीं कैसा होगा, सेम ही पैटर्न चलेगा, है ना, अगर इसी तरीके से रहा तो। अब ये कह रहा है कि एक स्कूल के बच्चों ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनके पेनों की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 5:6:4, ठीक है। फिर उनका मूल्य दे रखा है आपको कि एक 10 की थी, 5 की, 10 की और 15 की, ठीक है। इनका इंटू कर देंगे, यहाँ से क्या निकल आएगा, ये 55-25, ये यहाँ से 60 और ये 15×4 5 से काटें, 55-25, 5×1=5, 5×2=10 और ये 5×1=5, 5×2=10, ठीक है। तो 12×12=24, 24 और 5 ये आ गया 29, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 290, ये गई, ठीक है। तो ये कितनी बार कटा, 10 बार। अब इसने पूछा है कि उसके बाद 10 रुपये में पेनों की संख्या याद करनी है, तो 10 रुपये में ये 10 रुपये में पेनों की संख्या कितनी थी, वो दे रखी है आपको 12, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमें एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा हमारा 14 से, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, या फिर इसका पता चले कि ये किसका स्क्वायर है, या फिर 14 का गुणा इसमें कर लो, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी ये 28 निकल के आएगी, ठीक है। हमें इसमें 14 का गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इसमें उसका क्यू निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, बस इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 851 प्रत्येक की दर से बेचता है, यानी कि 2 वस्तुओं का एसपी है, ये एक का दे रखा है, ठीक है। किस वस्तु को उसे 10% का लाभ हुआ, मतलब किस वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किस दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो समग्र लाभ हानि पूछा है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो लाभ हानि की बात कर रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला आपका x + y ± xy/100, ठीक है। तो वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ। तो यहाँ देखो 10 ये लाभ हो रहा है, एक हानि हो रही है तो माइनस में, ओवरऑल माइनस, ठीक है। यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस का 1% बचेगा जो कि होता है हमारा हानि। माइनस किसको डिनोट करता है, हानि को, और प्लस होता है तो लाभ, ठीक है। ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को उनके बीच के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि सी को ₹49,000 प्राप्त होते हैं, तो ए बी को मिला के पूछा है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:5:7, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल इनको कर लो, सॉरी सी का दे रखा है हमें, तो सी का कितना दे रखा है 49,000, तो यहाँ से देखो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000, ठीक है। अब पूछा किसका है, ए और बी दोनों को मिला के पूछा है, तो ये 5 और 3 8, इन दोनों को जोड़ देंगे 8, इसमें गुणा करनी है हमें 7,000 से, तो 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा 56,000, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक संख्या के 80% के 75% के इतने परसेंट का 25% बराबर 512 है। देखो ये इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। और ये गुणा ये मतलब 33 1/3, 3 दूनी 6, मतलब ये मुझे लग रहा है 1/6 की फ्रैक्शन होगी, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करोगे आप लोग, फ्रैक्शन याद कर लेना, ये मुझे लग रहा है 1/6 की होगी, यहाँ पे इसकी आ जाएगा, फिर ये 25/100 आ जाएगा, और ये बराबर है किसके 512 के,
और यहाँ पे x है, ये कह रहा है एक संख्या, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगी निकल के x की उसका आपको निकालना है 40%, तब आपका फाइनली आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा और कुछ नहीं है। और या फिर कुछ देखो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होती हैं उनकी सीधी सीधी कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटाइल होती है उनकी सीधी सीधी फ्रैक्शंस आप याद कर लो तो उसमें हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक ट्रेन 260 मीटर की लंबाई वाले पुल के एक छोर पर लगे एक सिग्नल को पार करने के लिए 23 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो उसकी लंबाई पूछी है। तो देखो एक ये ट्रेन है, ये एक सिग्नल को पार कर रही है, फिर ये किसको पार कर रही है, फिर एक पार कर रही है एक पुल को। ठीक है, तो एक ट्रेन 260 मीटर लंबाई वाले पुल को, यहाँ पे पुल की लंबाई दे रखी है कितनी है 260 मीटर। तो सिग्नल की जब अगर वो सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, और पुल प्लेटफॉर्म को पार करोगी तो खुद की लंबाई और प्लस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे ट्रेन की नहीं दे रखी तो x मान लेंगे। तो ये x अपॉन अभी सिग्नल को पार कर रही है कितने में 23 सेकेंड में। ठीक है, बराबर 260 ये पुल है और यहाँ पे भी हम ट्रेन की लंबाई x मानेंगे। अब ये कितने में 49 में। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 49x बराबर में 260 गुणा 23 प्लस 23x। तो 23x 49 में से माइनस होगा तो ये 6 और ये 2 यानी कि 26x। ठीक है, ये बराबर 260 गुणा 23, यहाँ से x तो 260 गुणा 23 और बटे में 26। तो ये कितनी बार 10 बार कटेगा यहाँ से। ठीक है, तो x 10 गुणा 23 तो ये आ जाएगा 230। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 230। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे f और h का खर्चा आपको मिलाना है। ठीक है, तो f का कितना दे रखा है 13%, h का कितना दे रखा है 17%, इनको जोड़ देना तो ये हो जाएगा 30%। एक की वैल्यू 1% की हमने निकाली ली थी 450, तो बस कुछ नहीं करना था, अब तो 30 में गुणा करना था 450 का। तो 0 0 5 15 4 12 और 1 13, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। ये f की वैल्यू थी फूड और ये थी होम यानी कि घर का जूता। ठीक है, चलते हैं अब। ये आपका SW रहेगा, इसे खुद ही सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चंस भी देखो कई बार करा दिया है, मतलब कई बार का मतलब है लास्ट शिफ्ट में कराई दिया है। तो x की वैल्यू कितनी दी रहती है 0.68999। ठीक है, तो यहाँ से 0.689 पे क्या आ जाएगा बार, क्योंकि कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 9 9 आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से 689 में से आपको वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 68 के ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे। जिसके ऊपर बार है उतने 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। ठीक है, अब देखो यहाँ बचेगा 1 8 में हाँ 8 में से 6 गए तो 2 और ये 6 नीचे 900, तो 621 बटे 900। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास से अप्लाई करना है। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले डिवाइड करना है, जैसे 4 से 4 चौक 16, 16 में से 4 गए तो 12, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये और फिर लास्ट में ये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा एवरेज निकल आएगा हमारा। तो 45 प्लस के 57 बटे में 2। ठीक है, 7 12 और ये 1 9 और 1 10 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 51। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, इतना महत्तम समावर्तक देखा है तेरा, एक संख्या ये है तो दूसरी याद करनी है। तो देखो एलसीएम कितना दे रखा है, ये एलसीएम, ये क्या है ये HCF। ठीक है, पहली संख्या आपको दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है यानी कि सेकंड। तो 182 इंटू ये कितना था, ये है 13 हमारा, तो 13
पहली संख्या कितनी थी, वो भी 13 ही दे रखी है, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 182 कौन सी संख्या निकल आएगी, पहली संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ए इज राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, तो अब तो देखो 15 से मतलब 5 या 15, तो 15 की भाज्यता का नियम है या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो तो सभी में दे रखा है। अब हमें 3 से निकालना पड़ेगा। 3 का आप लोगों को मैंने बता दिया कि जोड़ने के बाद जो संख्या है वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसे यहाँ 4 + 3 + 6 + 4 + 2 + 6 + 5 + 0, ये पूरा जो है 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, यही संख्या होगी जो 3